नमस्कार, स्वागत है आपका बुक ऑडियो में। आप सुन रहे हैं शिवांगी पुरोहित द्वारा लिखित किताब सांझी एक अधूरी कहानी, मेरे यानी सुमन रावत की आवाज में। अब तक आपने सुना कि कैसे सांझी ने वंश से शादी करने के लिए अपना घर बार छोड़ दिया, अपने पिता से रिश्ते तोड़ दिए। अब वो वंश के साथ उसके घर में आ गई है, लेकिन परिवार का साथ उसे अब भी नहीं मिल रहा है। वंश के परिवार वाले उसे ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। आए दिन ताने सांझी को यहाँ भी सुनने को मिलते हैं। अब आगे। सांझी को अकेले बर्तन मांजते देख वंश भी उसके साथ मदद करने के लिए वहीं बैठ गया। अरे तुम आ गए, छोड़ो मैं कर लूंगी, सांझी ने कहा। अच्छा, मेरी पत्नी काम करे और मैं आराम करूं, वंश ने कहा। वंश ने सांझी के साथ मिलकर सारे बर्तन धुलवाए। रावी ने वंश को ये सब करते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो किचन में बड़बड़ाने लगी। पता नहीं मेरे भाई को क्या खिला पिला दिया है, पहले तो ऐसा नहीं था। मैं कोई काम कहती थी तो करता नहीं था, आज बर्तन धो रहा है, रावी ने कहा। वंश किचन से खाना लेकर जाने लगा तो वो फिर से बोल पड़ी। हाँ हाँ, ले जा खाना और ठुसा दे उसको, जोरू का गुलाम बन गया है, दिन भर पड़ी रहती है, जरा सा काम करने में इतना थक गए कि पति लेकर जाए खाना, रावी ने कहा। रावी, तू अब ज्यादा बोल रही है, क्या परेशानी है तुझे उससे? वो तो कभी कुछ नहीं कहती तुझसे, वंश बोला। कहकर तो देखे, जबान ना खींच लूंगी उसकी, रावी ने कहा। इस तरह रावी ने रोज सांझी को ताने मारना शुरू कर दिया। वो उसकी माँ को भी भला बुरा कहने लगी। माता पिता के तलाक पर भी वो सांझी को सुनाती। रावी को यहाँ रहते 3 महीने हो गए थे। वो अपने ससुराल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। इन 3 महीनों में रावी ने सांझी का जीना मुश्किल कर दिया था। वो वंश के सामने भी उसे बुरा बोलती और वंश से भी लड़ने लगती। जब सांझी की सहन शक्ति खत्म हो गई तो वो भी रावी को जवाब देने लगी। सांझी की रावी से बेहद लड़ाइयाँ होती। एक दिन रावी सांझी को बाहर से ताने कस रही थी। यहाँ क्यों पड़ी रहती है? अपने पति के साथ कहीं और चली जा। हमारा घर कोई होटल थोड़ी है जो रोज कमरे तक थाल पहुँचाएंगे। मैं तो नहीं जाऊंगी, ये मेरा ससुराल है। लेकिन तू कब जाएगी? 3 महीने से यहीं पड़ी है, बातें ज्यादा करती है। सांझी का इतना कहना था कि रावी के तन में आग लग गई। उसने गुस्से में सांझी के कमरे में जाकर उसके ऊपर एक बाल्टी पानी उड़ेल दिया। सांझी बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसका पूरा बिस्तर गीला हो गया और वो खुद भी भीग गई। रावी ने बाहर निकलकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। सांझी दरवाजा पीटती रही, लेकिन रावी ने दरवाजा नहीं खोला। शाम को जब वंश आया तो उसकी रावी से बहुत लड़ाई हुई। वंश ने रावी के पति को फोन कर दिया और कहा कि उसे यहाँ से ले जाओ। 2-3 दिनों बाद रावी नाक भौं सिकोड़ कर वापस अपने ससुराल चली गई। इधर जेठानी को फिर से काम की आफत हो गई। रावी के रहते उन्हें बहुत मदद मिल जाती थी। सासू माँ घुटनों के दर्द के कारण कुछ नहीं करती थी। सांझी को पूरे 8 महीने हो गए थे वो कमरे में बंद रहती थी। उसे बिल्कुल पिंजरे में बंद पंछी जैसा महसूस होता था। एक दिन सांझी और वंश ने फैसला लिया कि लोगों को पता लगता है तो लगने दो, वो पूरी जिंदगी थोड़ी एक कमरे में बंद रहेगी। अगले दिन सांझी सबसे पहले कपड़े सुखाने छत पर चली गई। सास और जेठानी देखती रह गई। वंश ने अपना फरमान सुना दिया कि अब सांझी कमरे में बंद नहीं रहेगी, वरना वो दोनों घर छोड़कर चले जाएंगे। सासू माँ ने पहले बहुत मुंह चलाया, लेकिन फिर मान गई। सांझी ने पूरा 8 महीने बाद खुला आसमान देखा। थोड़ी देर यूं ही छत पर घूमती रही। उसे एक ताजगी सी महसूस हो रही थी। धीरे धीरे करके सबको पता चल गया कि वंश शादी कर चुका है और उसकी पत्नी इसी घर में रहती है। आस पड़ोस की महिलाएं रोज एक एक करके उनके घर आने लगी। ऐसे मामलों को जानने की लोगों में बड़ी दिलचस्पी होती है। वंश की माँ को बड़ी शर्म महसूस होने लगी। उनका सारा गुस्सा सांझी पर निकलता। पूरे घर की नाक कटा दी है इस लड़की ने। अपने बाप का भी नाम डुबाया और हमारा भी डुबा दिया। पता नहीं मेरे लड़के पर ऐसा क्या जादू किया इसने कि इसके लिए पागल हो गया है। करम चली, मेरा घर बर्बाद करके छोड़ेगी।
सासू माँ दिन भर सांझी को ताने मारते नहीं थकती थी। सांझी को अब उस घर में घुटन होने लगी थी। उसे ऐसा महसूस होता था कि वो एक नरक से निकलकर दूसरे नरक में आ गई है। इस बीच जेठानी ने वंश से कहा, देखो भाई, अब तो सबको पता चल ही गया है, अब अपना काम खुद करो। हम हमारा खाना अलग बनाएंगे, तुम अपना देख लो। ये कैसी बात कर रही हो भाभी, दिमाग खराब हो गया है क्या? अलग अलग की क्या जरूरत है? वंश ने कहा, मैं मेरी रसोई खुद संभाल लूंगी। तुम दो लोगों का खाना तुम स्टोव पर बना लिया करना। जेठानी ने कहा, हाँ तो ठीक है ना, हम हमारा खाना खुद कर लेंगे। कहकर सांझी ने बात वहीं खत्म कर दी। वंश ने सांझी की तरफ देखा। मैं नहीं चाहती घर में रोज की कलह हो। इस घर के लोगों को जो अच्छा लगे वो कर लेंगे, सांझी ने कहा। अगले दिन से किचन के 2 भाग हो गए। एक कोने में स्टोव और थोड़ा थोड़ा सामान और 2 लोगों के बर्तन कर दिए गए। जेठानी ने बहुत कम चीजें सांझी को दी। चाय पत्ती, शक्कर, दाल चावल, आटा और एक स्टोव के सहारे एक ही घर में सांझी अजनबी की तरह रहने लगी। वंश सांझी के लिए बहुत दुखी रहता। वो उसे खुश रखने के लिए यहाँ लाया था, लेकिन यहाँ उसे कष्ट ही मिल रहे थे। कहीं ना कहीं वंश और सांझी का सपना टूट सा गया था। दोनों ने जो अरमान सजा कर रखे थे, इस घर में आने के बाद सब चकनाचूर हो गए। अब सांझी वंश का और अपना खाना अलग बनाती और बाकी किसी से बात नहीं करती। सांझी नहीं चाहती थी कि माँ को उसके हालात पता चले, लेकिन ना वंश से कहती ना माँ से, अंदर ही अंदर घुटती रहती। एक दिन हिम्मत करके उसे माँ को ससुराल वालों की व्यवहार के बारे में बता दिया। बेटा, तू वंश के साथ कहीं और रहने लग, ऐसे कब तक सहेगी? भगवान ने भी सारे दुख मेरी बच्ची के नसीब में लिख दिए हैं। ना घर में चैन था, अब ना ससुराल में चैन है। सांझी की माँ ने कहा, मम्मी, भूल कर भी ये बातें किसी को मत बताना, वंश को भी नहीं और नानी को तो बिल्कुल भी नहीं, वो दुनिया भर में कहेंगे फिर। सांझी ने कहा, ठीक है बेटा, नहीं कहूंगी किसी से। अच्छा सुन, तू एक काम कर, गुरुवार का व्रत रखने लग, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। माँ ने कहा, व्रत रखने से कौन सा सब ठीक हो जाएगा? सांझी ने कहा, मेरी बात तो मान, 14 गुरुवार कर ले, एक टाइम का खाना खा लिया करना, बाकी फल और चाय चलेगी। माँ ने कहा, ठीक है मम्मी, मैं इसी गुरुवार से शुरू कर लूंगी। सांझी ने कहा, तो ठीक है सुन, इस गुरुवार सुबह को नहाकर सबसे पहले गुरुवार व्रत करने का संकल्प लेना, तुलसी जी की पूजा करना और लोटे में जल लेकर अपने नाम के साथ संकल्प लेना और जल तुलसी जी में चढ़ा देना। माँ बोली। सांझी ने ठीक वैसा ही किया। उसने गुरुवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। जब जेठानी को पता चला कि सांझी व्रत रख रही है, तो एक गुरुवार उसने रात के खाने में चिकन बना दिया। इधर सांझी दिन भर से चाय पर टिकी थी। जब वो रसोई में आई तो देखा जेठानी चिकन फ्राई कर रही थी और पूरा चिकन महक रहा था। सांझी वापस अपने कमरे में आ गई। उसे जेठानी पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन भूख लगी थी, जिस कारण वो और नहीं रुक पाई। उसने वंश को फोन लगाया, सुनो, आते वक्त खाना पैक करवा कर ले आना। थोड़ी देर बाद वंश घर आया। उसने सांझी को खाना पकड़ा दिया। सांझी पैकेट्स लेकर बैठ गई और खोलकर उसी में खाने लगी। अरे, मेरे बच्चे को इतनी भूख लगी है, वंश ने कहा। जाओ, हाथ मुंह धो लो और प्लेट ले आओ, सांझी ने कहा। थोड़ी देर बाद वंश भी सांझी के पास आकर बैठ गया और दोनों ने एक ही थाली में खाना खाया। खाते वक्त वंश ने पूछा, क्या हुआ, आज व्रत के दिन बाहर से खाना मंगवाया? तुम्हारी भाभी किचन में मुर्गा पका रही थी, उसे पता है ना कि मेरा व्रत है, अब कौन लड़े उससे, सांझी ने कहा। अजीब लोग हैं यार, कौन समझाएगा इन्हें, वंश ने कहा। इस तरह अगले गुरुवार भी यही हुआ। जेठानी फिर मांस पकाने बैठ गई। सांझी को इस बार गुस्सा आ गया और वो जेठानी से लड़ पड़ी। आप जानबूझकर ये करती हैं ना,
आपको पता है ना कि मेरा आज व्रत है, फिर भी रसोई में मांस पकाने लगती हैं। और सिर्फ गुरुवार को ही क्यों, और कभी नहीं बना सकती क्या आप? सांझी ने कहा, वाह जी, अब हमारे बनाए खाने में भी दिक्कत है। हम तुम्हारे हिसाब से चलें क्या? तुम्हें ज्यादा दिक्कत है तो अपना स्टोव उठाकर अपने कमरे में ले जाओ, समझी? जेठानी ने मुंह बनाकर कहा। आप किसी और दिन भी तो बना सकती हैं ना, गुरुवार को ही क्यों चिकन मटन बनाती हैं? सांझी ने कहा, हमको जो करना है हम करेंगे, हमारे काम में नाक ना घुसाया करो, जेठानी ने कहा। सांझी ने अपना स्टोव उठाया और ले जाकर कमरे में एक कोने में रख लिया और बाकी सामान भी ले जाकर खाना बनाने लगी। खाना बनाने के बाद सामान वापस किचन में रख दिया, क्योंकि कमरे में इतनी जगह नहीं थी कि रोज वहीं खाना बनाया जा सके। अब हर गुरुवार को सांझी अपना खाना कमरे में बनाती और जेठानी उसी दिन नॉनवेज पकाती। ये तनातनी यूं ही चलती रही। एक दिन सांझी का मन कुछ अच्छा खाने को हो रहा था। रोज रोज वही दाल चावल रोटी खाकर वो बोर हो गई थी। जेठानी उसे कोई दूसरा सामान छूने ही नहीं देती। उसके पास जितना था उसमें से भला क्या बनाया जा सकता था। सांझी ने खीर बनाने की सोची। रोज 1 लीटर दूध में से 1 पाव बराबर दूध जेठानी सांझी को दिया करती थी, जिससे उसकी 2 वक्त की चाय बन जाए। रात में सांझी ने वंश से कहा, सुनो ना, कल खीर बनाए, बहुत मन हो रहा है कुछ मीठा खाने का। ठीक है, बना लो, ये कोई पूछने की बात है, लेकिन दूध? अच्छा, मैं कल सुबह तुम्हें ज्यादा दूध दिला दूंगा, वंश ने कहा। नहीं, ऐसा मत करना, मैं नहीं चाहती कि दूध जैसी चीज को लेकर भी घर में कलह हो। यहाँ तो टॉपिक मिल जाएगा लोगों को मुंह चलाने का। फिर कैसे बनाओगी खीर? कल जो 1 पाव दूध मिलेगा उसे मैं फ्रिज में रख दूंगी। हम दोनों सुबह काली चाय पी लेंगे, फिर दोपहर में मैं चाय नहीं बनाऊंगी, शाम को खाने के साथ खीर बना लेंगे, सांझी ने कहा। वंश ने हामी भर दी। अगले दिन शाम को वंश के आने से पहले सांझी ने रोटी सब्जी बना दी और खीर की तैयारी करने लगी। वंश ऑफिस से आया और सांझी से मिलकर कमरे में चला गया। सांझी की खीर लगभग बन चुकी थी। सांझी स्टोव पर खीर रखे उसे उबाल रही थी कि तभी जेठानी किचन में आ गई। उसने सांझी को खीर बनाते देखा तो उसका दिमाग गर्म हो गया। मम्मी जी, जरा देखो तो, खीर बनाई जा रही है। उधर बिट्टू को बुखार चढ़ा है और महारानी जी खीर बना रही है, जेठानी ने किचन में खड़े होकर कहा। सिर्फ उनका दुख ही उनका है, दूसरे के दुख से उन्हें क्या फर्क पड़ता है? चटोरी जीभ कहाँ से मानेगी? सासू माँ ने भी सुर में सुर मिलाए। सांझी ने अपना सर पकड़ लिया। जेठानी ने बिना देर किए कपड़े से खीर का पतीला उठाया और पीछे वाली नाली में उड़ेल दिया। सांझी देखती रह गई। जेठानी ने खाली पतीला किचन में जमीन पर फेंकते हुए कहा, लो खा लो खीर, और अपने कमरे में चली गई। शोर सुनकर वंश बाथरूम से बाहर आया। उसने किचन में आकर देखा तो खीर का खाली पतीला जमीन में लुढ़का पड़ा है। सांझी ने मुंह लटकाए वंश की तरफ देखा। वो समझ गया। वंश ने सांझी का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गया। सांझी किसी तरह वंश के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वंश के परिवार वाले उसे लगातार परेशान कर रहे थे। ऐसे में वंश और सांझी की ये प्रेम कहानी यहाँ से क्या करवट लेगी? सुनते रहिए सांझी की अगली कड़ी में। नमस्कार।